जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम जो है एनईपी 2020 के बारे में बातें करेंगे। और एनईपी 2020 जो है एचटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता, टीचर का हो या टेट का हो या सीटेट का हो, उसमें एनईपी 2020 ना पूछी जाए। और ये सेशन जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनईपी 2020 से जितने भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को इसमें कलेक्ट किया गया है। और इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि यहाँ से ही जो है पैडागॉजी की स्टार्टिंग होती है, यानी पैडागॉजी की जो मेन पॉइंट होते हैं वो इसी में होते हैं। एनईपी 2020 क्या देखना आज के सेशन में, एनईपी 2020। एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या होता है, एक नंबर तो यही पूछ लेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और ये एनईपी निर्माण के लिए इसरो द्वारा जो है कब इसका गठन किया गया था, तो जून 2017 ईस्वी में। और एनईपी कब मसौदा तैयार कर लिए थे, तो मई 2019 में। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। कब जो है तैयार हो गया था, मई 2019 को। कब गठन किया गया था, जून 2017 को। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये भी प्रश्न कई बार केवीएस में, सीटेट में, टेट में पूछा भी गया है कि जो है एनईपी 2020 कौन सी शिक्षा नीति होगी। तो अगर बड़ी वाली कहा जाए, वैसे छोटा छोटा तो 85, 87, 92, 94 में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर कोई बड़े लेवल पर कोई कहे शिक्षा में, तो तीसरी बदलाव है। पहला कब हुआ था? 1968 में, दूसरा 1986 में, और तीसरा अब हुआ है 2020 में। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम बीएड डिग्री की 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब ज़रा सोचिए, जो 2030 तक बीएड का में नौकरी 2 वर्षीय वाले नहीं पाएंगे, बीएड वाले स्टूडेंट, वह इसके बाद बेकार हो जाएंगे। सरकार की यही नीति होती है, इसको क्या किया जाए। तो अब पहले डीएलएड वालों की भर्ती होती थी, यूपी बीएड वाले जो है कोई करता ही नहीं था बीएड। फिर बीएड वालों को प्राइमरी में समाहित किया, तो बीएड सब लोग करने लगे, डीएलएड नहीं कर रहे थे। फिर डीएलएड वालों को क्या कर दिया, प्राइमरी में केवल डीएलएड वालों को कर दिया, अब बीएड वालों में एडमिशन नहीं हो रहा। तो बेचारे फंस रहे हैं कौन? बच्चे। बाकी सभी लोग तो मौज काट रहे हैं। सरकार केवल ये लालच समझ ली है कि बच्चों को अगर लालच देते रहना तो वोट बैंक बना रहेगा। कहीं ना कहीं इससे उठ करके हमें और ऊपर जाना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हम जो है तुम्हारे वैकेंसी के लिए तुम्हें वोट नहीं देते हैं। अगर ऐसा फील आ जाएगा तो उस सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। चलो, तो एक कब तक कहा गया है कि जो 4 वर्षीय बीएड डिग्री होना अनिवार्य है, तो 2030 तक। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसको समाप्त किया गया है? एमफिल को। इस नीति के आधार सिद्धांत, इस नीति के सिद्धांत क्या क्या है? पहला, संरचनात्मक समझ यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटंत पद्धति यानी रोट लर्निंग पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। यानी आप सभी अगर जो टीचर हो चुके हैं या होने वाले हैं, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करवाना है, ना कि बच्चों को रटवाना है। तो फिर कैसे याद करवाना है?
संरचनात्मक समझ पर करवाना है, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। जैसे गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़े होते क्या होता, सुभाष चंद्र बोस ना होते तो क्या होता, यानी समझ पर होता। आप सभी को कैसे समझना, समझ कर, यानी बच्चा खुद दिमाग लगाएगा, खुद से सीखेगा, खुद ही समझेगा। उसमें आप सभी लोगों को यानी टीचर को केवल सहायता करना सुगमकर्ता के रूप में देखा गया। एनईपी 2020 आरटी 2000 नहीं एनईपी क्या उसको कहते हैं एनसीएफ 2005 में टीचर को क्या कहा गया है, एक सुगमकर्ता के रूप में बताया गया है। बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म और विविधता को प्रोत्साहन देना है, यानी बहुभाषिकता यानी जिसमें जैसे एक क्लास पूरी हो, उसमें अगर केवल हिंदी भाषी बच्चे बैठे हैं तो एकात्मक हो जाएगा, केवल इंग्लिश के हों एकात्मक हो जाएगा, केवल मराठी हों एकात्मक हो जाएगा, केवल बंगाली हों एकात्मक हो जाएगा। जबकि इसी में सभी भाषाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, वही क्या कहा जाता है, बहुभाषिकता। तो प्रश्न पूछ सकता है कि अगर आपके स्कूल में कई सारे बच्चे आ गए, कई भाषा के आ गए, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, उसमें सभी को एक साथ पढ़ाना है। इससे क्या होगा, वो अपनी भाषा संस्कृति का आदान प्रदान दूसरों बच्चों में करेगा, दूसरा बच्चा उस अपनी भाषा संस्कृति का आदान प्रदान दूसरों में करेगा। इससे एक दूसरे की समझ बढ़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। विविधता को प्रोत्साहन देना है, विविधता यानी कई सारे चीज़ें एक में, ऐसा नहीं केवल एक ही बालक को एक ही प्रकार के बालक को पढ़ा, नहीं, सामान्य और विशिष्ट या सभी बालक को एक ही रूम में पढ़ाना, यानी विविधता में अनेकता, अनेकता में एकता जैसे हैं वैसे ही। विविधता से क्या होगा, सभी लोग अपनी भाषा संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे लोग उसके बारे में जानेंगे, उसके धर्म के बारे में जानेंगे, और वहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बहुभाषी होने से उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 तक या क्लास 8 या उससे आगे तक भी घर की भाषा यानी मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता, शुरुआत किसने कराया था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर बच्चों को शिक्षा देनी है शुरू स्टेज में, कम से कम शुरू में तो मातृभाषा में देनी ही देनी है। अब आप सभी को मैं इंग्लिश में अगर बोलता, हिंदी वाले कुछ समझ में आता नहीं आता, और जब समझ में नहीं आता तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई फायदा तो शिक्षा का होता ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कम से कम क्लास 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और एनईपी 2020 में भी कहा गया कि 5 तक या 8 तक या उससे आगे भी जो है, जो उसकी मातृभाषा हो या उसकी जो स्थानीय भाषा हो, उसी में शिक्षा देना चाहिए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भी मदद करना भी है। अब इन्होंने बताया एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन बराबर करते रहना है, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए, और जो मूल्यांकन का उद्देश्य हो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भी मदद करने वाला हो। अब जैसे अगर कभी टेस्ट यानी मूल्यांकन ना किया जाता तो पता नहीं चलता कि बच्चे क्या सीखते हैं, क्या सीखे हैं। अगर वहीं मूल्यांकन किया जाएगा तो पता चलता रहेगा बच्चों में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी पूर्ति कर दी जाती है। तो ये बताया गया है कि मूल्यांकन अगर करते हो तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भी मदद होनी चाहिए। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी NAC की स्थापना की जाएगी।
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट परख। परख क्या है? तो छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए किसकी परख नामक एक नए NAC की स्थापना की जाएगी। NAC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट सेंटर। और परख का भी फुल फॉर्म याद करना क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करना? परख का फुल फॉर्म क्या होता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और परख में क्या है? तो बच्चों की जो मूल्यांकन होगा, इवोल्यूशन होता, उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए किसकी स्थापना की गई है? परख। और परख की स्थापना किसके तहत की गई है? तो NAC के तहत। किसके तहत? NAC के तहत, यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर के तहत। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। अब इसमें बातें की गई हैं कि बच्चों की जो प्रोग्रेस कार्ड होगी, यानी उसकी वृद्धि जो देखनी है, 360 डिग्री देखनी है। कैसा देखना है? 360 डिग्री। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पॉइंट को लगाइए। 360 डिग्री देखनी है, यानी मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड देना फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट का 360 डिग्री मूल्यांकन करना है। यानी सामाजिक विकास कितना हुआ, राजनैतिक विकास कितना हुआ, इमोशनल विकास कितना हुआ, नैतिक विकास कितना हुआ, जो शारीरिक विकास कितना हुआ, यानी सभी चीज़ का प्रोग्रेस करना है। अगर सब चीज़ में ठीक है तो ठीक है। और स्कूल और घर को हमेशा लिंक करके देखना है इसमें। अब सेल्फ असेसमेंट देखना है, असेसमेंट बाय टीचर्स, असेसमेंट बाय पेरेंट्स, पीयर असेसमेंट। पीयर मतलब आसपास के जो ग्रुप में उसका व्यवहार कैसा, उसका मूल्यांकन कैसा है, टीचर के साथ उसका कैसा व्यवहार मूल्यांकन है, उसका खुद के साथ कैसा व्यवहार कैसा मूल्यांकन है, और अपने माता पिता के साथ उसका जो है व्यवहार कैसा है। ये सब चीज़ को देखना है। और सबसे ज़्यादा ये याद रखना है, 360 डिग्री मूल्यांकन, यानी सभी मूल्यांकन करना। कौन कौन से? कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, सभी मूल्यांकन करना है। कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट CUTS अंडर गाइडेंस फ्रॉम परख NCERT SCERT, यानी NCERT SCERT के अंतर्गत परख की स्थापना की गई है। और परख किसके अंदर काम करता है? तो NAC के अंदर काम करता है। इट विल इंक्लूड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क पर जो है पोर्टफोलियो। यानी पोर्टफोलियो क्या होती है? एक कापी होती है, एक नोट्स होती है, फाइल होती है, जिसमें बच्चे की सारी डिटेल होती है। बच्चे किस प्रकार से बिहेव करता है, बच्चे का डेली रूटीन क्या है, बच्चे कैसे सीखता है, ये सब किस में लिखा जाता है? पोर्टफोलियो में। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी है। रोल प्ले, यानी बच्चा जो है को अगर कोई रोल दे दिया जाता है तो अपना रोल प्ले कैसे अदा करता है, ठीक करता है या कहीं गड़बड़ी है। ग्रुप वर्क, यानी बच्चा ग्रुप में कैसा वर्क करता है, इन सभी का जो है इसमें जो है देखा जाता है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू ट्रैक देयर ग्रोथ थ्रू देयर स्कूल ईयर, यानी एक AI बेस्ड जो है सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो यूज किया जा रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि बच्चा जो है स्कूल के सालों में कैसा ग्रोथ कर रहा है। तो परख से आप पूछेंगे, भूलेंगे नहीं, परख क्या है? तो बच्चों का एक मूल्यांकन करने का एक तरीका है जो 360 डिग्री मूल्यांकन करता है। और परख जो है किसके तहत काम करता है? तो NAC के अंडर में काम करता है। अब NAC किसके अंतर्गत है? तो NEP 2020 के। आगे देखते हैं। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत में से किसी एक भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य किया गया है। तो क्या है? किसी एक शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना
कक्षा 6 के विद्यार्थियों में अनिवार्य कर दिया गया है। और माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी, ये जो इसमें ये शास्त्रीय भाषा लिखा गया है, यहीं से पॉइंट पूछेगा तो याद रखना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत, जो कि 6 है। और ये भी पॉइंट याद रखना कि विदेशी भाषा में नाम क्या क्या है। कोरियन है, जापानी है, थाई है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, पुर्तगाली और रूसी है, लेकिन चाइनीज भाषा नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा के आ रहे हैं कि विदेशी भाषा में कौन सी भाषा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जापानी। और कौन कौन सी भाषा है, तो कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन। एनईपी 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। जब टैगवार्ड कराएंगे तो वहाँ भी यही जो आरटी 2009 है, एनसीएफ 2005 है, एनईपी 2020 है, इन सभी से ही जो है क्या निकलते हैं, वो चीज़ें निकलते हैं जो है ट्रिक, पेडागोजी का ट्रिक। तो एनईपी 2020 में क्या कहा गया है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, यह यानी यह बताना कि कैसे कोई भी चीज़ें सीखा जा सकता है, जबकि रटाना नहीं है। मानकीकरण से लचीलापन, यानी स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मानकीकरण से कैसा करना है, लचीलापन, हर चीज़ में लचीलापन होना चाहिए। और बदलाव का प्रस्ताव रखती है, किसका प्रस्ताव रखती है, तो बदलाव का प्रस्ताव रखती है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाए, यानी सिलेबस एक नहीं, एनसीएफ 2005 में कहा गया है, भारी बोझ असफलता का भारी बैग असफलता का प्रतीक है। इसीलिए एनईपी 2020 में कहा गया है कि बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाए, ना कि जो है विषय वस्तु कैसी हो, बेहद बुनियादी चीज़ हो, मोटी मोटी किताबें ना हो, ताकि आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, खोज पर आधारित यानी डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। अब सिलेबस मोट बना दिया जाएगा तो सिलेबस में पूरा करते रह जाएंगे, तो अगर सिलेबस कम रहेगा तो कहीं ना कहीं बुनियादी शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे, जो आलोचनात्मक चिंतन है उसके अनुसार जो है चीज़ों को सिखा पाएंगे, जो चर्चा आधारित यानी आपस में ग्रुप में चर्चा करते हुए चीज़ों को सीख पाएंगे, सिखा पाएंगे। अब राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें क्यूरिकलम, स्कूल के क्यूरिकलम में कमी, यानी जो पहले पाठ्यक्रम थे उसमें अब क्या किया गया है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी किया गया है। और पाठ्यक्रम कैसा हो, लचीलापन हो, तो लचीलापन बनाया जाए। और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीकों पर जोर देना है के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए, यानी पहले मोटी बुक किताबें हुआ करती थी, अब उसमें मोटी किताबों को कम किया जाएगा, ताकि जो है बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित हो सके। और रटने के बजाय किस पर ध्यान देना है, रचनावादी पर ध्यान देना है। आगे रियली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लगाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। KVS में ना जाने कितनी बार पूछा गया है, HTET में कई बार ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया। अब ये जो ECCE है ये सबको पता होना चाहिए। DSSB का पेपर जितने भी हुए यहाँ से क्वेश्चन भर के आ रहे थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या होता है ECCE का, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ECCE के तहत जो शिक्षा देना है बालकों को, ये कितने स्टेप में देना है, 4। इस चारों का नाम याद रखना, चारों का नाम ही प्रश्न में आ जाता है कि सजाने को 2 साल पूछ लिया जाता है, क्लास पूछ लिया जाता है, तो हर एक पॉइंट वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो फाउंडेशनल स्टेज
पहली अवस्था जब बालक स्कूल में प्रवेश करेगा उस अवस्था को क्या कहा जाता है? फाउंडेशनल स्टेज। दूसरी अवस्था कौन सी है? ECCE के अंतर्गत प्रीपेटरी है। और तीसरी अवस्था कौन सी है? मिडिल है। और चौथी अवस्था क्या है? सेकेंडरी। कौन सी है? सेकेंडरी। तो जब बच्चा प्रवेश करेगा तो कौन सी स्थिति में रहेगी? फाउंडेशनल, उसके बाद प्रीपेटरी, उसके बाद मिडिल, उसके बाद सेकेंडरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करेगा तो वह कितने वर्ष का रहेगा? पहले बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश करता था, लेकिन अभी जो बच्चा 3 वर्ष का हो जाएगा तभी से स्कूल में प्रवेश करा दिया जाएगा। अब फाउंडेशनल स्टेज के जो है 2 हैं, कौन कौन से हैं? एक है जो है आंगनवाड़ी या प्री, जिसको बाल वाटिका भी नाम दिया जाता है। पहले जो अवस्था इसकी होगी, यानी 3 साल का जब बच्चा जाएगा तो किस में जाएगा? आंगनवाड़ी में जाएगा। इसी को प्री स्कूल भी कहा जाता है या बाल वाटिका कहा जाता है। इसमें बच्चा 3 से 6 वर्ष तक, यानी 3 साल जो है बच्चा किस में रहेगा? आंगनवाड़ी में या प्री स्कूल में या बाल वाटिका में। इसमें बातें ध्यान रखना है, इसमें बच्चे कोई ड्रेस नहीं पहनेगा, उसकी मर्जी, जो मन करे वो पहन के आए। ड्रेस यहाँ पे होगा तो ड्रेस नहीं होगा। और ये 3 साल उसको पता ही नहीं चलेगा वह क्या कर रहा, कैसे क्या। जैसे घर पर एंजॉय करता है ठीक वैसे ही स्कूल में एंजॉय करेगा। जैसे घर पर मिट्टी में खेलता है वैसे वहाँ भी स्कूल में भी खेलेगा। जैसे यहाँ बहुत सारे खिलौने के साथ खेलता है वैसे स्कूल में भी वह खिलौने के साथ खेलेगा। और 3 साल उसको कोई जो है पेपर वगैरह कुछ नहीं देना है, यानी उसको पता ही नहीं चलेगा मैं अभी किस क्लास में हूँ और 3 साल में कब किस क्लास में हो जाऊँगा। और फाउंडेशनल की दूसरी स्टेज होती है 2 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए होती है, जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में जाती है। यानी 3 साल तक, यानी बच्चा जब 3 से 6 साल तक रहेगा कहाँ रहेगा? आंगनवाड़ी में रहेगा। उसी को प्री स्कूल कहते हैं या फिर बाल वाटिका कहते हैं। और इसी में 2 साल रहेगा क्लास 1 में और क्लास 2 में, यानी बच्चा जो है 5 साल इसमें रहेगा। इस चीज़ याद रखना, 5 + 3 + 3 + 4, ये संरचना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशनल में कितने वर्ष? 5 साल। प्रीपेटरी में कितने वर्ष? 3 साल। मिडिल में कितने साल? 3 साल। और सेकेंडरी में कितने साल? 4 साल। यानी अब संरचना कैसी है? 5 + 3 + 3 + 4 है। और पहले कौन सी संरचना थी? 10 + 2। तो 10 + 2 को अब किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? 5 + 3 + 3 + 4 में। तो फाउंडेशनल स्टेज समझ में आ गया होगा। फाउंडेशनल स्टेज के 2 पार्ट हैं और बच्चे का एडमिशन 3 साल में करा देना है। अभी कहाँ से आई थी बातें? एक बच्चा था, उसका पापा स्कूल ले जा रहे थे उसको, और एक कसाई था वह बकरे को ले जा रहा था। अब कसाई का जो बकरे को ले जा रहा था गाड़ी पे बैठाकर, वह बकरा जो है चिल्ला रहा था, रो रहा था, यानी मैं कह रहा था, कर रहा था। तो बेटा बोला, पापा पापा इसको कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसके पापा बोले इसको ले जा रहे हैं, कसाई हैं ले जा रहे हैं काटने के लिए। तो बेटा बोला, लड़का छोटा सा ही था, वह बोला हमको लगा स्कूल ले जा रहे हैं। तो सोचिए, बालक यानी कसाई के काटने के बराबर अपना स्कूल जाने का सोचता है, इतना। अब ये चीज़ें कहाँ से होती है? बच्चों को क्यों लगाव नहीं होता है स्कूल से? इस पर सभी लोगों ने ध्यान दिया, इसीलिए कि ये चीज़ें लाई गई, ताकि बच्चा अगर 3 साल स्कूल में रहेगा, केवल वहाँ खेलेगा कूदेगा, जो मन करेगा उसका खेलेगा, तो उसको कहीं ना कहीं स्कूल से लगाव हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें लाई गई हैं। 5 को 2 पार्ट में तोड़ा है। कितने कितने? एक 3 वर्ष में और एक 2 वर्ष में। 3 वर्ष में बच्चा किस में है? प्री वाटिका या बाल वाटिका में है। और 2 वर्ष में क्या होगा? क्लास फर्स्ट में जाएगा और क्लास सेकेंड में जाएगा। ये चीज़ याद रखना। यानी बच्चा जो है फाउंडेशनल स्टेज में 8 साल का हो जाएगा।
जब बच्चा 1 में जाएगा तो 7 साल हो जाएगा पूरा करते, और बच्चा जब क्लास 2 पूरा कर लेगा तो 8 साल का हो जाएगा। और बच्चे का प्रवेश कब दिला देना है तो 3 साल में, और 3 साल किस में रहेगा, बाल वाटिका में। अब दूसरी स्टेज आती है प्रीपेटरी। कौन सी आती है, प्रीपेटरी आती है। प्रीपेटरी में क्या है, क्लास जो बच्चा 3 साल रहेगा। अब 3 साल रहेगा तो कौन कौन सी क्लास रहेगा, जो है तीसरी क्लास रहेगा, चौथी क्लास रहेगा और 5वीं क्लास रहेगा। यानी 3 क्लास अब जो है इसमें बच्चा रहेगा। अब इसमें जो है बच्चे से टेस्ट भी लिए जाएंगे, बच्चे से याद भी करवाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। और इसमें बच्चा कितना हो जाता है, 11 वर्ष का। 8 साल तो फाउंडेशनल स्टेज में हो गया था, और अब कितने वर्ष का बालक हो गया है, 11 वर्ष का। और फिर तीसरी अवस्था आती है मिडिल। कौन सी आती है, मिडिल, वो भी 3 साल का। अब इसमें बच्चा 11 साल का हो गया है, तो 11 3 कितना हो जाएगा, 14 साल का। यानी मिडिल क्लास में जब पूरा पास करेगा तो बच्चा कितने वर्ष का हो जाएगा, 14। कौन कौन सा क्लास रहेगा, 6ठी रहेगा, 7वीं रहेगा और 8वीं। अब और चौथी बचता है सेकेंडरी। सेकेंडरी कितना, बच्चा कितना साल रहता है, 4। सेकेंडरी में कितने साल, 4। यानी 9वीं क्लास पढ़ेगा, 10वीं क्लास पढ़ेगा, 11वीं क्लास पढ़ेगा और 12वीं क्लास पढ़ेगा। अब इसमें 10 और 12 में बोर्ड का परीक्षा होगा। ये सब जैसे पैटर्न चल रहा है, पैटर्न वैसे ही चलेगा। बस याद करना कि ECCE के तहत शिक्षा जो है 4 स्टेज में दी जाने लगी, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। कहीं ना कहीं इसका चर्चा हम ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इसकी संरचना आपकी क्या है, 5+3+3+4 है। आगे देखते हैं। ECCE के तहत जो है, यानी ECC का फुल फॉर्म क्या होता है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या कहा गया है कि टीचिंग द चिल्ड्रन अल्फ़ाबेट, लैंग्वेज, नंबर, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, इंडोर आउटडोर प्ले, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, प्यूपेट्री, म्यूजिक एंड मोमेंट। यानी बच्चा जो है, टीचर बच्चों को पढ़ा देगा क्या क्या, अल्फ़ाबेट की जानकारी दे देगा ECCE के तहत, उसको जो है सिंगिंग में भी सिखाएगा, बुलाएगा, भाषा उसको आ जानी चाहिए, ECCE के तहत सिखा देना चाहिए। नंबर उसको मतलब नंबर पता कर ले, काउंटिंग करना सीख जाए, कलर को पहचानना जान ले जाए, शेप्स को पहचानना जान जाए। ये सब चीज़ें जो है, जो गेम हो उसको खेलना जान जाए, पजल्स करना जान जाए। ये सब ECCE के तहत जो है टीचर ये सब सिखा देना चाहिए, जो है क्लास 3 तक। और फ्लेक्सिबल, फेस्ड, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यानी जो लर्निंग करानी है, कैसे करानी है, फ्लेक्सिबल हो, लचीलापन हो, मल्टी फेस्ड यानी मल्टी रूप में चारों तरफी हो, मल्टी लेवल हो यानी उसका लेवल कैसा हो, चारों तरफी। यानी जैसे अभी हमने नहीं देखा था, परख से जो 360 डिग्री मूल्यांकन होता है, ठीक ऐसे ही जो है चारों तरफा वाला विकास का जो है मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, ये सब एक्टिविटी जो है टीचर को करानी है। आगे देखते हैं। ये भी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। FLN क्या है, FLN। अब की बार जो NEP 2020 अगर अच्छे से लागू हो जाए और सभी लोग अपने मन से करने लगे तो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब एक ये भी आता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, FLN। FLN मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कई बार प्रश्न पूछा गया है, KVS में भी पूछा गया, DSSA में, CTET में भी पूछा गया। यानी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। FLN का फुल फॉर्म क्या होता है, फाउंडेशनल
लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। इसमें क्या कहा गया है कि बच्चा जो है क्लास 3 तक कम से कम भाषा को जानना, शब्दों को पहचानना, अंक गिनती करना, क्लास जो है 1 तक 5 10 तक गिनती, 2 तक 50 20 तक गिनती, 3 तक 50 100 तक गिनती, ये सब बच्चों को जो है पता होना चाहिए। किसके तहत? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN का उद्देश्य है। आगे देखते हैं। FLN निपुण भारत योजना की शुरुआत 2020 में लाई गई। ये शिक्षा नीति को बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा की गई। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि FLN लाई कब गई थी, तो 2020 में लाई गई थी। और इसकी शुरुआत यानी एक के मतलब इसको स्टार्ट कब से कर दिया गया, यानी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लागू कब से कर दिया गया, 5 जुलाई 2021 को। योजना की शुरुआत FLN कब हुई, 2020 को, और स्टार्ट कब से कर दिया गया, 5 जुलाई 2021 से। FLN का फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और इसका उद्देश्य क्या है कि कक्षा 3 तक कम से कम संख्या को पहचानना, छोटा बड़ा यानी बेसिक चीज़ें जो है पता होना चाहिए। और इसी के तहत निपुण भारत की स्टार्ट की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। निपुण भारत, निपुण भारत का फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना, ये इसका जो है परिभाषा जो है फुल फॉर्म है। आगे एक होता है SPM। क्या होता है? SPM। अब इतना जो है NEP 2020 के तहत कार्यक्रम किया गया है कि सही से फॉलो हो जाए तो बहुत अच्छा है। SPM क्या है? SPM यानी स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका। SPM किसके लिए है? प्रिपरेटरी स्टेज के लिए या फिर बाल वाटिका के लिए है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है बताया गया है कि मॉड्यूल क्या हो, 3 months प्ले की बेस्ड लर्निंग फॉर ऑल ग्रेड फर्स्ट स्टूडेंट बाल वाटिका, यानी बाल वाटिका को जो है 3 महीने तक क्या करना है, प्ले के हिसाब से ही जो है उसको पढ़ाना है, ग्रेड करना है। और एलिमेंट ऑफ SPM यानी एक्टिविटीज करानी है, वर्कबुक्स के अराउंड क्या करानी है, एक्टिविटीज करानी है, साउंड कराना है, वर्ड सिखाना है, अल्फ़ाबेट सिखाना है, कलर्स पहचानना सिखाना है, शेप्स एंड नंबर्स को जानना सिखाना है, इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशन विथ पीयर एंड पेरेंट्स यानी बच्चों को अपने समूह के साथ रहना सिखाना, पेरेंट्स के साथ रहना सिखाना है। ये सब SPM के क्या है, उद्देश्य हैं। मटेरियल टू बी डेवलप्ड बाय NCERT और SCERT यानी जो इसकी जो है मटेरियल वो किससे लिया जाएगा, NCERT और SCERT से। वेयर यानी कहाँ, स्टैंडर्ड एलोन एजेंटवाइट्स आगनवाड्स लोकेट्स विथ स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड प्री स्कूल, यहाँ सब जो है ये कहाँ। अब एक लागू किया है लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या होता है? लर्निंग गोल्स ऑफ द मिशन यानी जो मिशन रखा गया है यानी NEP 2020 के तहत उसको कितना प्राप्त, कैसे प्राप्त करना है, यानी कहाँ तक क्या प्राप्त कर लेना है, उसके बारे में किस में दिखाया गया, लक्ष्य। लक्ष्य क्या रखा गया है? बाल वाटिका के अंतर्गत जो है बच्चे को जोड़ घटाना ये सब थोड़ा सा आ जाना चाहिए, चिन्हों का जानकारी हो जाना चाहिए। एंड रीड्स ऑफ नंबर ऑफ 10 यानी 10 तक बच्चा जो कम से कम गिनती गिन सके। नंबर, ऑब्जेक्ट, शेप्स, एक्वेरेंस ऑफ इवेंट्स ए सीक्वेंस यानी सीक्वेंस में शेप्स को लगाना, शेप्स को पहचानना, कलर को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना, नंबर को पहचानना और कम से कम जो है 10 तक गिनती को पहचानना आना चाहिए। रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स, रीड सिंपल वर्ड्स कंप्रीजिंग ऑफ एट लीस्ट 2
3 अल्फ़ाबेट्स, यानी कम से कम बच्चा 2-3 अल्फ़ाबेट तक चीज़ों को पढ़ पाए। ग्रेड फर्स्ट में क्या है, रीड एंड राइट अप 99, परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी जब ग्रेड फर्स्ट में बच्चा जाए तो कम से कम उसे 99 तक गिनती पता हो, उसे जोड़ना आना चाहिए और उसे घटाना आना चाहिए। रीड्स स्मॉल सेंटेंस कंसिस्टिंग, यानी 4 से 5 सिंपल वर्ड्स को क्या कर सके, ये सेंटेंस को पढ़ सके, पहचान सके। और ग्रेड सेकंड में क्या है, रीड एंड राइट नंबर्स ऑफ 999, यानी जब ग्रेड सेकंड में बच्चा जाए तो कम से कम जो है 999 तक गिनती को बच्चा लिख सके और पढ़ सके, याद कर ले। सब्जेक्ट नंबर ऑफ 99, यानी 99 से 999 तक। रीड विथ मीनिंग 45 से 60 वर्ड पर मिनट, यानी अब इसमें ग्रेड सेकंड में बच्चा जो है 45 से 60 वर्ड जो है 1 मिनट में पढ़ सके। ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चा ग्रेड सेकंड में कितने वर्ड्स याद कर ले, यानी कितने वर्ड्स तक 1 मिनट में बोल सके। ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबको ध्यान देना है। और जब बच्चा ग्रेड थर्ड में जाएगा तो क्या उसको आना चाहिए, 9999 तक बच्चा कम से कम लिख सके गिनती को और उसको पहचान सके। मल्टीप्लाइकेशन उसको यानी गुणा करना आ जाना चाहिए। रीड विथ मीनिंग एट लीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट, यानी अब जो है बच्चा 1 मिनट में कम से कम 60 वर्ड को क्या कर सके, पढ़ सके, ऐसा हो जाना चाहिए। तो लक्ष्य भी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एनईपी ने FLN हासिल करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है, तो 2025, यानी FLN की प्राप्ति हो जाए, टारगेट कितना है, 2025 तक। आज के सेशन में बस इतना ही। ये जो है HTET के लिए जो NEP 2020 है आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर NEP 2020 से पूछने वाला है तो छूटने वाला नहीं है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के सेशन में बात करने वाले हैं RTE 2009 के लिए, जो कि HTET के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि NEP 2020 हो गया, NCF 2005 हो गया, RTE 2009 हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी स्टेट का टेट हो, CTET हो या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हमने NCF 2005 यूट्यूब पर करा दिए हैं, NEP 2020 भी करा दिए हैं, और आज के सेशन में हम देखेंगे RTE 2009। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को देखने के बाद ऐसा फील होगा कि हाँ, ये सेशन बहुत मस्त सेशन है। अब इसे सारे पॉइंट को देखेंगे। अब NEP 2020 की उत्पत्ति, RTE 2009 की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये सब पूछा जाता है। थोड़ा सा बातें मैं एक पीछे चल के बातें कर लेता हूँ, फिर इस पर आता हूँ। आर्टिकल 45 में अगर हम संविधान में देखेंगे तो शिक्षा के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 45 किस में है, तो DPSP में है। किस में है, DPSP में है। यानी DPSP के आर्टिकल 45 में कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा, राज्य जो है शिक्षा प्रदान करे। अब इसी आर्टिकल 45 के तहत 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन किया गया। और 86वें संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 21A। और आर्टिकल 21E को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार। तो 86वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत हुआ था, तो आर्टिकल 45 के तहत। और आर्टिकल 45 किस में है, तो DPSP में है, यानी नीति निर्देशक तत्व में है। और 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। और इसके तहत जो है आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया, जो कि शिक्षा के अधिकार को अब कौन सा अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया।
मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो कभी किसी से छीना नहीं जा सकता है। हालांकि इस समय तो छीना जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब सरकार कैसे इस पर काम कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि सरकार को स्कूल बंद करने के बजाय टीचरों पर एक्शन लेना चाहिए। सारी चीज़ को सुधार सकते हो, टीचर को नहीं सुधार पा रहे हो, ये तो गलत हुआ। और ये जो आर्टिकल 21A है, इसमें क्या कहा गया है, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बातें की गई हैं। आगे, और RTE 2009 को लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को, और लाया कब गया था, तो 2009 को। तो प्रश्न पूछेगा RTE 2000 कब लाया गया था, तो 2009 को, और लागू कब किया गया, 2010 को। RTE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट टू एडुकेशन। फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू एडुकेशन। अब RTE 2009 का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एडुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। और इसको RTE को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2019 को लोकसभा में अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। तो प्रश्न पूछता है कि जो है लोकसभा में कब अधिनियम पारित किया गया था RTE का, तो 4 अगस्त 2009 को, और कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसी हो गई है, तो आयु के अनुसार अधिक समझाती। यानी अगर कक्षा 1 के बालक को देखोगे, सभी बालक लमसम एक उम्र के होंगे। कक्षा 5 के सभी बालक को देखोगे तो कम से कम सभी बालक का जो एक आयु होगा। कक्षा 8 का जो भी बालक देखोगे, सबकी आयु लमसम समान होगी। यानी RTE जब लागू हुई उस समय जो है कक्षा कक्ष कैसी हो गई, तो आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई। RTE का ऑफिशियल नाम क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। अब इसमें कुछ धारा को देखते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ धाराओं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। धारा 5 यानी क्लास 5 किससे संबंधित है, तो दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार देता है। अब जैसे कभी कभी प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रहे हो, 10 में हो और 11 में कहीं एडमिशन और कराना है, तो जो टीचर होते हैं वहाँ के, वो जल्दी निकलने नहीं देते हैं। तो उनको समझा देना, धारा 5 के अनुसार क्या है, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार प्राप्त है। लेसन 4 में क्या कहा गया है, स्कूल और पेरेंट्स के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। यानी केवल टीचर का ही उत्तरदायित्व नहीं होता है, बल्कि पेरेंट्स का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है। तो लेसन 4 के तहत क्या बताया गया है, स्कूल और पेरेंट्स के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। धारा 12 किससे संबंधित है, तो RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट या निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी, तो 25%। यानी धारा 12 के अंतर्गत 25% सीटें आरक्षित की गई है, किसके लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए, जो प्राइवेट स्कूल में भी ये लागू होता है। ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को साम्यता यानी इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना चाहिए। यानी बच्चा जो गरीब घर से आ रहा है या फिर उसका मेंटल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो उनके लिए जो है टीचर कैसा साम्यता पर जो आधारित पेडागोजी का प्रयोग करे। धारा 13 में क्या कहा गया है कि प्रति व्यक्ति अगर फीस लेने पर शुल्क जुर्माना का 10 गुना पेनाल्टी देना पड़ेगा। यानी शिक्षा के लिए कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता। अगर वो फीस लेता तो मेंटेनेंस के नाम पे लेता है, कि यानी इसकी सुख सुविधा के नाम पर लिया जाता है। जबकि धारा 13 में क्या कहा गया है, धारा के 13 के तहत कोई भी जो है व्यक्ति
फीस कोई भी जो है प्रति व्यक्ति फीस नहीं ले सकता, और लेता है तो 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। धारा 14 में क्या कहा गया है, किसी बालक के पास अगर एज प्रूफ नहीं है तो इसकी स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी किसी के पास एज प्रूफ नहीं होता है तो इसमें जो है टीचर डांट कर नहीं भगा सकता है, उसको एडमिशन लेना अनिवार्य है। धारा 15 के तहत क्या है, बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष हो के आरंभ में हो या बीच में। हालांकि सब लोग आरंभ में ही करा लेते हैं, बीच में कराने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन RTE 2009 बोली है कि आप जो है कभी भी एडमिशन करा सकते हो, चाहे शुरू में हो चाहे अंतिम में हो। किस आर्टिकल के तहत, 15 के तहत। धारा 16 में क्या कहा गया है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी इस बालक को जो RTE 2009 के अनुसार फेल नहीं किया जा सकता और ना ही स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। धारा 17 में क्या है, शारीरिक दंड पर रोक देना है। यानी बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना किया गया है। किसके तहत, धारा 17 के तहत। अब बहुत पहले जो होते थे, क्या होता था, टीचर बहुत मारते थे, और आधा तो इसलिए मारते थे ताकि छोटे बिरादरी के बच्चे जो स्कूल में पढ़ ना पाए, इसलिए मुअल के मारते थे, पूरा हाथ टूट जाता था, तो बच्चा डर के नाते स्कूल जाता ही नहीं था। लेकिन आज है, अब RTE 17 में कहा गया है कि बच्चों को मारना ही नहीं है, प्रताड़ित ही नहीं करना है, यहाँ तक कि फेल नहीं करना है, स्कूल से नहीं निकालना है। आगे धारा 21 किसके बारे में बातें करता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात करता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी किस आर्टिकल में है, किस धारा में है, तो RTE 2009 के धारा 21 में है। अब धारा 24 के तहत क्या है, शिक्षक के कर्तव्य है। शिक्षक का कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी धारा 24 के तहत शिक्षक के कर्तव्य के यानी टीचर्स ड्यूटी के बारे में बताया गया है। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित चीज़ों का पालन करेगा। क्या है, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन। यानी कोई भी स्कूल में जो समय निर्धारित किया गया है टीचर के आने की, जो भी ड्यूटी 807 से, यानी समय पर आना है और समय पर स्कूल से जाना है। अब इसको अपनी भी समझ होनी चाहिए, एक टीचर की होने के नाते भी ये समझ होना चाहिए कि हमें समय से आना, समय से जाना है। धारा 29 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना। यानी टीचर की जिम्मेदारी है जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना है और संचालित करना है। निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना है। यानी जो समय निर्धारित किया गया है उसके अंदर जो है पाठ्यक्रम को क्या कर देना है, पूरा कर देना है। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, तदनुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो जोड़ना। यानी बालक की जो शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य है उसको निर्धारण करना, उसको देखना कितनी क्षमता तक ये पढ़ सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और उसी के अनुसार जो शिक्षण कार्य के रूप में उसे जोड़ना। माता पिता और संरक्षकों से के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थित नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। आगे धारा 25 क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न जो है ये स्टेट में पूछा गया है। धारा 25 में क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में बताया गया है। यानी RTE 2009 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं यानी छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं कितना शिक्षक और टीचर का अनुपात, बच्चे और टीचर शिक्षक का अनुपात 30:1। यानी 30 बच्चों पर एक बालक, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक
RT 2009 के अनुसार उच्च यानी अपर प्राइमरी पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1, यानी 35 छात्र हैं तो एक टीचर होना अनिवार्य है। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 40:1। ये तीनों पॉइंट ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान देना है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे आते हो तो इसके लिए प्रावधान क्या है? एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का प्रावधान है। धारा 27 में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। RT 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, खाली 3 स्थान को छोड़कर, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर। हालांकि सरकार को एकदम टीचर को मुक्त कर देना चाहिए कि टीचर का केवल पढ़ाने का काम हो, बाकी कोई काम ना हो। सरकारी स्कूल इसीलिए फेल हो रहा है क्योंकि टीचर अगर को स्कूल से ज़्यादा जिम्मेदारी अदर की होती है, कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना है। धारा 27 के अंतर्गत टीचर को कहाँ लगाया जा सकता? केवल 3 जगह, जनगणना में, चुनाव में और आपदा प्रबंधन में, और कहीं नहीं लगाया जा सकता। RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होने चाहिए? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 घंटे, यानी एक सप्ताह में कितने दिन शिक्षा का कार्य होना चाहिए? 45 घंटे। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे यानी एकेडमिक हावर्स व कार्य दिवस कितना होता है? तो 800 घंटे या 200 दिन। तो प्रश्न कई बार ये सब पॉइंट पूछे गए हैं कि एकेडमिक ईयर में कितने घंटे कार्य होता है शैक्षणिक? 800 घंटे, और दिन पूछेगा तो 200, और एक सप्ताह में कितने घंटे? तो 45 घंटे। RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्यकर दिवस कितना होना चाहिए? 1000 घंटे और या 200, मतलब 220 दिन। 220 दिन और 1000 घंटे कार्य दिवस होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। RTE के अनुसार क्लास 8 क्लास तक के बच्चों को उनकी शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए? तो मदर लैंग्वेज में यानी मातृभाषा में क्लास 8 तक ये RTE में कहा गया है। RTE के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के व्यवस्था के, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? तो ऐसा क्लास जिसमें सभी बच्चे हों, विकलांग, सामान्य, बहुत तेज, बहुत कमज़ोर, उच्च जाति के, छोटी जाति के, यानी सभी बच्चे एक साथ मिलकर अगर शिक्षण कार्य करते हैं, यही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसी हो गई है? तो आयु के अनुसार अधिक समझाती। हालांकि इसको अभी पहले भी देख चुके थे। तो आज के सेशन में यही समाप्त होता है, जो कि एचटेट के लिए जितने भी पॉइंट RTE 2009 से पूछे जा सकते हैं सभी इसमें समाहित हैं। और एचटेट का किसी स्टेट का टेट हो या सीटेट हो, सभी के लिए वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसको अपने मित्र यार दोस्तों के साथ जो भी एचटेट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर भेजें, ताकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें जो है लाभ मिल सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, फाइनली एचटेट के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। कब है एग्ज़ाम? तो 26-27 जुलाई को एग्ज़ाम के डेट पड़ गए हैं। तो एचटेट के अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल विजय एकेडमी पर, यहाँ पर आप सभी को CDP की कंप्लीट जो है कराई जाएगी, और इससे जो है CDP में कहीं ना कहीं CDP से कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। हालांकि केवल CDP से ही 30 प्रश्न आते हैं।
इसके अलावा भी अदर जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सीडीपी से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 50 से 60 क्वेश्चन जो है सीडीपी से अपने आप में आते हैं। तो सीडीपी का पोर्शन वेरी इम्पॉर्टेंट है और इस पोर्शन को मैं मदद करने के लिए आप सभी के लिए हम जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर सीडीपी की जो है बैचेज सीडीपी की एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक को इस वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो हमारे इस चैनल से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं सीडीपी की अच्छी तैयारी करने के लिए। तो चलते हैं, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 जो कि स्टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। अदर टेट की भी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, बिहार टेट, एच टेट या किसी भी स्टेट का टेट हो, तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 एक नंबर तो यहीं से पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। हिंदी भी याद करना है, इंग्लिश भी याद करना है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी फुल फॉर्म जो है हिंदी में लिखे रहते हैं। एनसीएफ 2005 है क्या? तो यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जिसमें बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना है इसके बारे में बताया गया है। यानी एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि बच्चों को कब, क्या, कौन, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीएफ की उत्पत्ति से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि एनसीएफ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है, जो एस्टेट में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें सभी पॉइंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? तो सभी 22 भाषाओं में किया गया है। यानी पॉलिटी की जो 22 भाषा हैं उन सभी भाषाओं में किसका जो है एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगाइए इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलते हैं। अब मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो ज्ञान है उसको केवल स्कूल से सीमित ना रखा जाए बल्कि इसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। रटन प्रणाली तो देखते ही इसको कट मार देना है। पहले बच्चों को रटाया जाता है 2 दूना 4, 2 3 6 ऐसे करके, जबकि एनसीएफ 2005 कहता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से क्या करना है, मुक्त कर देना है। तो पढ़ाया कैसे जाएगा? समझ के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी पाठ्यचर्या जो बनाया जाए वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, जबकि कैसी हो, बाल केंद्रित हो। एक ट्रिक याद रखना, इसमें आप सभी को जो कुछ भी मानना है उसमें सबसे सुप्रीम किसको मानना है? तो बालक को मानना है। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। इसमें एनसीएफ में लिखा गया है कि जो परीक्षा हो वह कैसा हो, लचीलापन हो, और कक्षा में चीज़ें पढ़ाई जाए उसी से संबंधित हो, सिलेबस से बाहर ना हो। मूल्यों और जीवन के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी जीवन है जो उसमें जो बच्चे को नॉलेज देना है वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे रहना है, तो आस्थावान के रूप में जो है सिखाता है। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। अब सुझाव कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। शिक्षकों को अकादमी, संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें।
यानी एनसीएफ 2005 जो है, जहाँ पर शिक्षा उच्छा दी जाती है, यानी विद्यालय में जो अकादमी संसाधन है, जैसे इसमें टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो ये सब चीज़ें स्कूल में क्या किया जाए, उपलब्ध किया जाए। और जो कम्युनिटी है, मानवीय संसाधन या सामाजिक है, उसको भी किस रूप में प्रयुक्त होना है कि मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होना है। मानसिक स्तरीय उपयोगिता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी बच्चे की जैसी मानसिक क्षमता है वैसे ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये नहीं हो कि बच्चा भी छोटा बड़ा जान ही नहीं रहा है, उसको जोड़ घटाना बड़मौज सिखाया जाए। यानी बच्चे की जैसी क्षमता हो उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर सम्मान, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करना, यानी कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें महिलाओं के जो प्रति आदर का भाव हो, शांति शिक्षा को बढ़ाया जाए। ये सब जो है एनसीएफ 2005 की बातें हैं। बालक के चौमुखी विकास पर आधारित हो, यानी बालक का विकास कैसा हो, चौमुखी हो, यानी चारों तरफ से हो, सामाजिक आर्थिक जो है राजनैतिक, ये सभी हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, प्रजातांत्रिक वातावरण तैयार करना। समावेशी वातावरण वह होता है जिसमें सभी, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, चाहे साधारण बालक हो या कोई सबसे तेज बालक हो, सभी को एक क्लास रूप में बैठकर एक साथ पढ़ाना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। और प्रजातांत्रिक यानी जो बालक हो वह शिक्षक से को मित्रवत की भात से रहे। ये नहीं रहे कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो, ऐसा नहीं। कैसी शिक्षा हो, प्रजातांत्रिक हो, यानी जिसमें जो बालक हो उसका जो मन करे वह प्रश्न पूछ ले। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक के ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता है। यानी शिक्षक जो होता है ज्ञान का स्रोत नहीं है, क्या है, सुगम कर्ता के रूप में है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो टीचर होता है कैसा होना चाहिए, क्या होता है, सुगम कर्ता होता है, जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों को सहायक हो। जो क्या करे, बच्चे जो भी काम करे, जहाँ उनको बच्चे को दिक्कत हो उन सब में सहायता प्रदान करें, कौन, ऐसा टीचर होना चाहिए। बालक सक्रिय व स्वयं से जाने और सीखे, यानी बालक जो है जो ऐसा क्लास होना चाहिए जिसमें बालक खुद करके जाने और सीखे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, एक सक्रिय व सामाजिक क्या है, गतिविधि है। सीखने में बार बार नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी टॉपिक बार बार, एक ही टॉपिक बार बार जो है नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बालक इसमें क्या हो जाता है, बोर होने लगता है। मोटी किताबें असफलता का प्रतीक हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार मोटी किताबें क्या हैं, असफलता के प्रतीक हैं। मानसिक स्तर एवं उपयोगिता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी सिंपल सी बात है, जो है बाल केंद्रित शिक्षा या बालक की जैसी मेंटलिटी हो, जिस प्रकार से उसकी क्षमता हो उसी प्रकार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। अब एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना भार के अधिगम। कई बार प्रश्न पूछा गया, एनसीएफ 2005 के सूत्र क्या है, बिना भार के अधिगम। बालक को स्कूल, घर, सामुदायिक आदि सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को क्या किया जाए, सम्मान दिया जाए। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण त्रिभाषा, यानी 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है त्रिभाषा की वकालत कौन करता है, तो एनसीएफ 2005। त्रिभाषा मतलब एक मातृभाषा हो, एक कोई उसके आसपास की भाषा, एक अंग्रेजी भाषा हो, ये 3 भाषा की बातें की जाती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, त्रिभाषा सूत्र। भाषा के 4 कौशल की बात किया गया है, यानी एनसीएफ 2005 की में जो भाषा कौशल कितने हैं, 4।
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी LSRW। इसमें अगर देखेंगे दो से ग्रहण किए जाते हैं, पढ़कर और सुनकर शिक्षा को क्या किया जाता है, ग्रहण किए जाते हैं या किसी चीज़ को ग्रहण किया जाता है, जबकि बोलकर और लिखकर अपनी चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो भाषा के कितने कौशल है एनसीएफ 2005 के अनुसार? 4 कौशल। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या है? तो आत्मज्ञान है। लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन व मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होने चाहिए। तो आकलन व मूल्यांकन कैसे होने चाहिए? सतत व व्यापक। क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, यानी जो कक्षा 10 की परीक्षा है वह कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी जो सजा भाव की और पुरस्कार की भावना है कभी कभी दिया जाए, डेली देने पर उसकी जो उपलब्धि है कम हो जाती है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए, यानी जो सह शैक्षिक गतिविधि उसमें अध्यापक को भी शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 कितनी विधियों पर जोर देता है? 5 विधि पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर। निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ। मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड। तो एनसीएफ 2005 कितनी विधियों पर जोर देता है? 5। तो आज के सेशन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।